बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महसूस ही होता है कि इसहाक डार साहब दबाव का शिकार हैं, इश्तियाल में हैं, गुस्से में हैं। वो कहते हैं कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, जिसके बाद पाकिस्तान से बातचीत की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कुछ ऐसे ही कहा। उन्होंने कहा कि हमने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, उल्टे हो गए, बहुत सी शराइत हमने मुकम्मल कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी IMF का पैकेज हमें ताहाल नहीं मिल सका। ऐसा महसूस होता है कि वजारत ख़जाना इसहाक डार साहब, हुकूमत पाकिस्तान IMF के हवाले से अब कुछ बेचैनी का शिकार है, उलझन का शिकार है। क्या वाकई IMF पैकेज अब बंद दरवाज़ा हो चुका है? क्योंकि मूडीज़ ये कहता है कि पाकिस्तान IMF से दूर होते हुए कुछ दिखाई देता है। मामला आखिर है क्या? बात करेंगे। हारून शरीफ साहब हमारे साथ होंगे, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हैं, माशी अमूर के हवाले से गहरी गिरफ्त रखते हैं। इसके साथ साथ IMF अमूर के ऊपर पाकिस्तान में शायद खाकान नजीब साहब से बेहतर कोई बात नहीं करता। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। खाकान साहब, आप ही से शुरू करूँगा। खाकान साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बयान दिया है। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं किसी की टांगें नहीं खींच रहा, मैं जो है वो किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, उनकी पार्टी की तरफ से भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि वजारत ख़जाना फैसला कर ले कि IMF के साथ जाना है या नहीं। तो आज जून में इख्तितामी मराइल पे जहाँ पर पैकेज 9th रिव्यू के बाद अब ख़त्म होने के करीब है, वहाँ पर एक साबिक वज़ीर ख़जाना ये बात कर रहा है, तो इसकी कोई हैसियत है या ये भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग आपको लगती है? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो इस पे बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के पास IMF से कोई राह फरार नहीं है। अगर आप आज IMF का 9th रिव्यू नहीं कराते, खुदा ना खास्ता आप नहीं करा पाते, तो कल MOF ने एक स्टेटमेंट इशू किया है, और अगर आप उस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो आई थिंक थोड़ी सी उन्होंने अपनी पोजीशन को वापस लिया है फ्रॉम द पोजीशन कि हम कुछ नहीं तब्दील करेंगे, हम बजट ये ठीक लग रहा है, टू आई थिंक कि हम अमीनेबल हैं कि हम बजट पे बात कर सकते हैं, हम बजट के खदोखाल तय कर सकते हैं, हम ये गुफ्तगू कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी बात शुरू हुई है कि चाइना $2 अरब शायद और भी दे देगा, और जो $4 और $6 अरब का गैप है वो भी मीट हो जाएगा। तीसरी तरफ आपने देखा कि जो ओपन मार्केट अब 296 पे है, 287 पे है इंटरबैंक, उसको कम करने के लिए भी एक सर्कुलर ऐड किया। तो आई थिंक व्हाट मिफ्ता इज आल्सो सेइंग इज कि दे शुड बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस कि IMF इज योर ओनली सेवियर करंटली। अगर 9th रिव्यू फवाद साहब नहीं होता तो दैट डजंट मीन कि वी हैव टू डिसएंगेज विद द IMF। आज मैंने एक बहुत ही अहम ट्वीट किया है कि अगर IMF प्रोग्राम आपने करना है तो उसको करने का तरीका क्या है। मैंने पाकिस्तान का वाहिद IMF का प्रोग्राम जो कंप्लीट हुआ है उसकी एंकरिंग टीम का मैं छोटी टीम का पार्ट था, सो आई नो कि ये कैसे किया जाता है। इस प्रोग्राम में भी चूंकि मैं इनिशियली मौजूद था जब हफीज आए और असद को चेंज किया और हमने प्रोग्राम साइन किया, वो हमें बहुत ही कन्विक्शन रखना चाहिए कि हमने ये प्रोग्राम करना है, जो भी खतोखाल हो वो करने हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। टू बी ऑनेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो अब कम्युनिके आया है, द वे आई रीड इट, एंड ऑफ कोर्स ये तो नहीं है कि वो दोस्त नहीं है, आई थिंक दे आर नाउ गेटिंग मोर क्लैरिटी कि करना ही करना है और हर सूरत में करना है। लेकिन खाकान साहब, कहीं पर आपको ये लगा, आप ज़ाहिर IMF प्रोग्राम को हुकूमतें किस तरीके से मुकम्मल करती हैं, इस पर कोई सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के हवाले से आपकी स्टडी है, तो कहीं पर आपको लगा था कि हुकूमत पाकिस्तान, इसहाक डार साहब या वजारत ख़जाना कहीं पर गैर संजीदा कोई ऐसी हरकत कर रही थी? आई थिंक मुझे ये लगा कि वो कई जगह जो काम करने वाले थे पॉलिटिकल कंपल्शंस के अंडर और टेक्निकल जो क्वालिटी है उसकी वीकनेस की वजह से IMF को मीट नहीं कर पा रहे थे हाफ वे या मोर देन हाफ वे जो उनको करना चाहिए। मतलब फवाद, आज आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं क्लियर कर देता हूं कि आज आपने अगर 9th रिव्यू साइन करना हो तो आपको क्या करना चाहिए। वेरी वेरी क्लियर। आपके 2200 के टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, IMF के साथ बैठ के उड़ा दें उसमें से 500-600, IMF वुड बी मोर देन हैप्पी। एमनेस्टी आपने 17,000 से 1 लाख रेज किया है, कहीं 50,000 पे मान जाएं या वापस उसको 17,000 पे ले आएं, IMF वुड बी हैप्पी। आपका 9200 का टैक्स टारगेट है, अगर वो कहते हैं इसको थोड़ा सा तब्दील कर दें तो कर दें, थोड़े से टैक्सेस डाल दें, कोई हरज नहीं है। एक्सपेंडिचर्स बहुत बड़े हुए आ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट मार्कअप बहुत बड़ा हुआ आ रहा है, खसारा बहुत बड़ा हुआ है, ये भी कर दें। इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई थोड़ी सी विड्रॉल है ऑन दी TDS, जिसको हम टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी कहते हैं, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये डूएबल्स हैं। मेरा ख्याल है कि हर एक को ये दिखाई देना शुरू हो गया है कि आप हाफ वे मीट करेंगे। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं जो सब भूल जाते हैं। पुराने वजीर खजाना ने जब लास्ट बजट दिया था तो IMF ने उससे भी एग्री नहीं किया था। द लास्ट बजट हैड टू बी चेंज्ड जब अगस्त में जाकर IMF का 7वां और 8वां रिव्यू कंप्लीट हुआ। हम आज भी वहीं खड़े हैं।
दिस इज द वीकनेस दैट आई थिंक आवर मिनिस्ट्रीज आर शोइंग, कि वो पहले डिसाइड नहीं कर लेते अपने एक बैंकर के साथ कि मैं हम क्या करने जा रहे हैं और हमें रीडू करना पड़ता खान साहब, मैं जरा हारून शरीफ साहब से भी इसके ऊपर उनका पॉइंट ले लूं। हारून साहब, आपको लगता है कि मिफ्ता साहब की बात दुरुस्त है कि हम खुद भी इसी गुमगु का शिकार रहे हैं? जिस तरह से खाकान साहब ने भी कहा कि रास्ता बेशक कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता रहा हुकूमत की मुख्तलिफ चालों से, और बजट के बाद तो बड़ा इत्मीनान नजर आ रहा था कि ये बजट कोई ऐसा नहीं है कि जिस पर IMF नाराज हो या कोई और भी नाराज हो, फिर चाहे वो पॉलिटिकल कैपिटल हो। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि ये नाराजगी का मसला है। मसला ये है कि आपकी जो कुछ एक थिंकिंग है और प्रिंसिपल्स हैं, जब हम उसके अंदर पॉलिटिक्स ले आते हैं या एक्सपेंशनरी पॉलिसी में चले जाते हैं, तो फिर जाहिर बात है आपकी जो थिंकिंग है और पॉलिसी का स्टैंस है वो क्लैश करता है इंटरनेशनल इदारों से। इसमें आई थिंक IMF के ऊपर बेतहाशा बातचीत हो चुकी है। जो मुझे समझ आया, जो मेरा तजुर्बा है दुनिया का, देखिए पाकिस्तान जो है स्ट्रगल कर रहा है दो तीन चीजों में। एक तो हुकूमत कोलेशन है और इनको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, और वहां पर एक मसला मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो सिग्नल्स हैं वो क्लियर नहीं है और काफी हद तक एट टाइम्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जिसका अभी जिक्र किया जा रहा है। कोई भी लेंडर या इन्वेस्टर जो है वो क्लैरिटी चाहता है और वो चेन इन कमांड चाहता है कि जो साहब बात कर रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ अगर डील कर रहे हैं तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उससे इन लाइन रहे। बिल्कुल। तीसरा, आई थिंक हमारा जो थोड़ा सा नहीं खासा हम माजी में रह रहे हैं, जब पाकिस्तान जो था वो बेसिकली एक अमेरिका का एलाई था। अफगानिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर और उसका फॉलो अप चल रहा था। अब दुनिया बदल गई है। IMF की तवज्जो जो है वो यूक्रेन से जो ममालिक हिट हुए हैं उनकी तरफ ज्यादा है, पाकिस्तान की तरफ कम है। ये इसका सियासी पहलू है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए जो मीशत है, सुख मईशत, वो मेरे हिसाब से एक एक्यूट क्राइसिस की तरफ जा रही है, और हमें एक फ्री फॉल को रोकने के लिए इस वक्त IMF की स्टैंप चाहिए। मैं हरगिज ये नहीं कहता कि IMF का प्रोग्राम जो है वो कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। इनफैक्ट उसके अंदर फ्लॉज भी हैं और एक स्टैंडर्ड रेसिपी है, लेकिन वो स्टेबलाइजेशन की रेसिपी है। हमारे सियासतदान और दूसरे लोग गालिबन ये मैसेज देते हैं एट टाइम्स कि ये शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने का तरीका है या ग्रोथ ले आएगा। वो पॉलिसियां हमें खुद बनानी है और उनको इंप्लीमेंट करना है। IMF सिर्फ ये है कि आपका फ्री फॉल रोक देगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ले आएगा, जो पैसे कुछ बाहर से रुके हुए हैं दोस्त ममालिक के, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हारून साहब यहां पर एक सवाल और भी आता है। इसहाक डार साहब ने कहा कि हम तो तरक्की का बजट देना चाहते हैं, ज़ाहिर है कुछ गुंजाइश देंगे, कुछ रियायतें देंगे, कहीं पर टैक्स की छूट देंगे, कुछ मामलात लोगों को जो है वो कारोबार करने का मौका देंगे, तो ही तरक्की कर सकेंगे और तो ही जो है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकेंगे। वो स्पेसिफिक बात कर रहे थे जो IMF ने टैक्स की जो पूरी रिजीम है उसके ऊपर जो तनकीद की थी उस हवाले से, तो आपको उसमें गुंजाइश महसूस होती है? जी बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी, ना है। पहले शौकत तरीन साहब ने एक एक्सपेंसरी बजट दिया, लेकिन जब आप एडजस्टमेंट के अंदर होते हैं तो आपको 2-3 साल बेल्ट टाइटनिंग रखनी होती है, मॉनेटरी टाइटनिंग करनी पड़ती है, डिमांड को कम घटाना पड़ता है। और इस वक्त तरक्की की मेरे हिसाब से आपके पास कोई फाइनेंशियल फिस्कल गुंजाइश नहीं है। एक साल अगर आप डिसिप्लिन दिखाते हैं और आपके इंडिकेटर्स रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं, कुछ इन्फ्लेशन पे प्रेशर आ जाता है, आपका जो डेफिसिट्स हैं ट्विन वो बेहतर होते हैं, दुनिया के कुछ फ्लोज आ जाते हैं, फिर आप रिवाइवल की बात करें और तरक्की उसके बाद आती है। देखिए ये एक सीक्वेंस है, कोई जो ये माशियात या इकोनॉमिक्स है ये कोई 200-250 साल से कोई बदली नहीं है। हमें पता है कि मार्केट से नहीं खेलना चाहिए, हमें पता है कि आपके ऊपर जब ऐसे प्रेशर्स हो तो कैसे आपने करना है। मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम इतनी दफा IMF के पास जाते हैं। इनफैक्ट मुझे ये कहीं से भी फख्र नहीं महसूस होता जब लोग कहते हैं कि जी हम IMF के पास चले जाएंगे या रिव्यू अप्रूव करवा लेंगे या दोस्त ममालिक से डिपॉजिट ले लेंगे। ये कितना बड़ा कारनामा है जी। असल कारनामा तो ये है कि आपने मईशत को एक सिम्त देनी है
जिससे लोगों का हारून साहब माजरत के साथ हमारे यहाँ तो कारनामा बड़ा ये कहलाता है कि कौन कितने पैसे दुनिया से जमा करके लेके आ गया, किसने जो है वो टैक्स जमा करने के बजाय इमदाद जो है वो ज्यादा जमा कर ली। तो हमारे यहाँ तो जी मैं ये क्लियर करता जाऊं कि ये जो आपको मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स पैसा देते हैं और जो फ्रेंडली कंट्रीज दे रहे हैं, ये कर्ज है, ये कहीं से भी इमदाद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कर्ज है और कर्ज वापस आपने लेना है, तो हम इमदाद और कर्ज के सर्किल के अंदर ही घूम रहे हैं। एक ब्रेक लेता हूं मैं, हारून साहब आप भी मेरे साथ रहिएगा, खाकान साहब भी हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद आएंगे। तो पाकिस्तान से कुछ कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां बाहर जा रही हैं, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मौजूदा हुकूमत की नाकामी है, कुछ कहते हैं कि आलमी हालात ऐसे थे, उस पर भी जायज़ा लेंगे। और इसहाक डार साहब के कुछ मजीद बयानात भी हैं जिस पर बात हो सकती है, लेकिन ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खाकान साहब आप ही से इब्तदा करता हूँ। इसहाक डार साहब भी कहते हैं कि IMF की बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। तो कौन सा हाथ ताली नहीं बजा रहा, हम नहीं बजा रहे हैं या वो नहीं बजा रहे? देखिए, इट्स अ बिट ऑफ बोथ। IMF ओवर केयरफुल है, थोड़ा सा पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा। अगर वो थोड़ी सी इंटरनेशनल स्टडी करेंगे, मैं फवाद साहब मतलब अभी मैंने श्रीलंका को बड़ा क्लोजली समझा है। माय वाइफ इज एक्चुअली एडवाइजिंग श्रीलंका, शी वाज इन श्रीलंका, सो वी हैड अ वेरी डिस्टिंक्ट डिस्कशन ऑन दिस। वो भी एग्जैक्टली इसी प्रोसेस से जा रहे हैं। उनको अपना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और करने में 8, 9, 10 माह लग गए, क्योंकि उनको डेट रीस्ट्रक्चरिंग में जाना था। IMF बहुत इस वक्त ओवर केयरफुल सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हो रहा, दुनिया भर से हो रहा है। उसकी वजह यह है कि कुछ ममालिक जो हैं वो डिफॉल्ट कर गए हैं, कुछ ममालिक बहुत से जो हैं इस वक्त डेट डिस्ट्रेस में हैं। सो वो ये नहीं चाहता कि वो IMF का स्टैंप ऑफ अप्रूवल आ जाए और पाकिस्तान फिर भी अपने लेकिन खाकान साहब कत्ता कलामी की माजरत, असल में इसहाक डार साहब भी यही कह रहे हैं कि IMF शायद ये चाह रहा है। वैसे तो मुझे इस बात से इसहाक डार साहब की भी इख्तलाफ है कि वो एक तरफ असम्बली में खड़े होकर, कायमा कमेटियों के अंदर, सेनेट में खड़े होकर इतने सख्त बयानात देते हैं कि जिससे मुज़ाकरात कर रहे हैं उसको नाराज़ नहीं किया जाता। लेकिन वो भी यही कहते हैं कि जी श्रीलंका का जो मामला है वो चाहता है, IMF चाहता है पाकिस्तान उस तरफ चले जाए, फिर मुज़ाकरात किए जाएँ। तो थोड़ी सी नाराज़गी उनकी ये भी थी कि हमें डिफ़ॉल्ट करवा के आप हमसे मुज़ाकरात करेंगे। तो श्रीलंका से थोड़ा सा पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में नहीं है कि अभी हम डिफ़ॉल्ट नहीं किए और ना कभी माजी में हमारा कोई जो है वो रिकॉर्ड रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट किए हों। सो अब श्रीलंका को बहुत समझ कर और जो डिफॉल्ट की रिपरकशंस लोगों पर आई हैं, ये मैं बार बार कहता हूं कि आप उस तरफ मत जाइए। और आप अगर ये बात दुरुस्त हो जो हम इस तरह सोच रहे हैं IMF के बारे में, तो 2-3 चीजें अपने सामने। 7वां और 8वां रिव्यू 29 अगस्त को पाकिस्तान का IMF ने किया कि नहीं किया ना, या तो फिर उसी वक्त से इनहराफ होता। नंबर 2, आपके जो दोस्त ममालिक हैं जो आपको $2 अरब एक देना चाहता है और $1 अरब एक देना चाहता है, उन्होंने शर्त क्या रखी हुई है? उन्होंने शर्त ये रखी हुई है कि आप IMF का दामन ना छोड़िए। सो थोड़ा सा इसको इस तरह लेकर चलिए कि IMF शायद इस वक्त आपका, जिसको डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट या सेवियर समझ कर चलिए, सो वो अगर थोड़ा हार्श भी हो रहा है ना, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ये ना समझिए कि इस वक्त आपके पास कोई और ऑप्शन है। देयर इज नो अदर प्लान बी। प्लान बी इज व्हाट यू आर डूइंग। इंपोर्ट्स को बंद कर दें, दोस्त ममालिक से पैसे मांगने की कोशिश करते रहें। एक मुल्क ने आपको जरूर, चाइना ने रीफाइनेंस। सर इंपोर्ट्स को कैसे बंद कर सकते हैं खाकान साहब? फ्री ट्रेड है, इंपोर्ट्स के बगैर तो हमारा मुल्क चल ही नहीं सकता। पर आपने किया हुआ है फवाद, देखे ना आप 6 अरब की जो या 5 से 6 अरब की जो नेचुरल इंपोर्ट है उसको 4 अरब या इससे कम पे ड्रॉप किए हुए हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स भी हर्ट हो रही हैं। खाकान साहब अगर यहीं पे तवक्कुफ करें तो मैं हारून साहब से भी कुछ पॉइंट ले लूं, क्योंकि मुझे स्क्रीन पर दिखाई दिया कि हारून साहब आपकी बात से मुत्तफिक नहीं थे। हारून साहब किस बात से आप मुत्तफिक नहीं है खाकान साहब की? मुझे तो इख्तलाफ पैदा हुआ जहां उन्होंने इंपोर्ट्स को बंद करने की बात की। देखें, जो डॉक्टर खाकान कह रहे हैं, जहां तक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ताल्लुक है, वो जब भी आप क्राइसिस में होते हैं बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन एक अगर आप ग्लोबल पॉलिसी की थिंकिंग देखें तो हम ट्रेड की रिस्ट्रिक्शंस को किसी भी तरह लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में होल्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो इसेंशियल इंपोर्ट है, अगर आपने 25 लाख बच्चे और बच्चियों को हर साल रोजगार देना है तो हमें 2-3 साल में ग्रोथ की तरफ जाना है, और उसके लिए आपको इसेंशियल इंपोर्ट्स चाहिए। और वो आप एलसीओ को रोक रोक के, इनफॉर्मल बैंकों को कह के हम एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें इस वक्त जरूरत इस अमर की है
कि बिल्कुल आईएमएफ आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इंपोर्ट को कर्ब करें, लेकिन आप अपने खर्चों को बंद करें। हाँ, सरकार के डॉलर बेस्ड इखराजात इंपोर्ट को बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन जो इसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उसको आपको खोलना पड़ेगा। आप कोई ऐसे इनडायरेक्ट टैरिफ्स भी नहीं लगा सकते। हम WTO के जो है सिग्नेटरी भी हैं, लेकिन इसको आगे ले जाने का तरीका यह है जी कि हमें एक तो अपने आप को डिनायल से निकालना है और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है। देखिए, लोग इस वक्त रोजाना टीवी पे, मेरी फिर से दरखास्त है जो लोग जिम्मेदार पोजीशंस में हैं कि वो पब्लिक स्टेटमेंट से थोड़ा सा परहेज करें। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि पब्लिक स्टेटमेंट्स जो हैं एक्चुअली उनकी मैनेजिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, ग्लोबली भी और यहां पर भी। जब आपका कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, आप अनाउंस कर दीजिए। इन बिटवीन डायरेक्टली बात करने की बजाय मीडिया के थ्रू बात करना मेरे हिसाब से नामुनासिब भी है और खतरनाक भी है। और ये हो भी रहा है, खाकान साहब, हारून साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। इसहाक डार साहब बहुत नाराजगी का इजहार करते हैं। इसहाक डार साहब कहें या फिर मैं तो शहबाज शरीफ साहब से तवक्का नहीं कर रहा था कि एक तरफ वो कुछ दिन पहले तक उम्मीद दिला रहे थे, कल वो कहते हैं कि जी हमने तो बहुत काम कर लिया लेकिन IMF हमें जो है वो उल्टा लटका रहा है। तो ये तो कौम को मायूसी की तरफ धकेलने वाली बात है। क्या वाकई इतनी मायूसी है, खुदा ना खास्ता? देखिए ना, मायूसी अगर आपके $4 अरब के रिजर्व्स भी ना हो, आपने इंपोर्ट्स को एडमिनिस्ट्रेटिवली कर्ब करते चले जाएं और रोकते चले जाएं, कंपनीज पाकिस्तान से अनकंफर्टेबल हों, टैक्स में आप मेजर्स लेने से इनहराफ कर रहे हों, आप $1 लिक्विडिटी क्रंच में हैं जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे पिछले 12 से 14 महीने का। इसका नतीजा ये निकला है कि दिसंबर 2021 में $18-19 अरब के ज़खायर थे। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, $11 अरब के ज़खायर थे। आज $4 अरब से नीचे के ज़खायर हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपका आउटफ्लो बहुत ज्यादा है, आपका इनफ्लो बिल्कुल टूटा हुआ है। कमर्शियल पैसे गए, वापस नहीं ले सके। रीफाइनेंस हम UAE, कतर, मिडल ईस्ट से करा नहीं पा रहे। मल्टीलैटरल्स के पैसे टूटे हुए हैं। तो ये एक ओवरऑल डिस्पोंडेंसी है ना। ग्रोथ रेट नेगेटिव हुआ है, फ्लड्स ने अफेक्ट किया हुआ है। पाकिस्तान में पॉवर्टी बढ़ रही है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है, अगर फूड इन्फ्लेशन 50% के करीब होगी, दीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस। इनको उतना ही सवियर रिस्पांस चाहिए। वो सवियर रिस्पांस हुकूमत इसलिए नहीं दे पा रही। एक तो ये पॉलिटिकल बात बिल्कुल दुरुस्त है, बट मैं आपको बिल्कुल, मतलब आई वाज इन इस्लामाबाद एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। जहां तक मैं समझाऊं, मैं माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटेंस लेवल एट एवरी मिनिस्ट्री इज सो वीक टू डील विद इश्यूज कि आप इस वक्त पॉलिटिकल सेटअप कोई हाई क्लास भी ले आएंगे तो शायद आपका काम नहीं चल पाएगा। बिल्कुल ठीक है खाकान साहब, एक पॉइंट मैंने इब्तदाई के अंदर भी दिया था, मैं चाह रहा था कि हारून साहब से उसके ऊपर जरूर गुफ्तगू कर लूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का बड़ा तजर्बा रखते हैं। हारून साहब, मल्टीनेशनल इदारे पाकिस्तान से अगर अपना इन्वेस्टमेंट खींच लें, पुल अप कर लें, तो इसको हम आलमी हालात कहेंगे, उस इदारे की पॉलिसी कहेंगे, या उस इदारे का पाकिस्तान में होने वाला नुकसान कहेंगे? सिर्फ शेल की बात नहीं हो रही, इससे पहले टेलीनॉर भी गया, पाक सुजुकी ने भी कुछ डिस्कम्फर्ट का इजहार किया है। तो मल्टीनेशनल पाकिस्तान में कंफर्टेबल हमें फील नहीं हो रहे, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखें जी, इस वक्त तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर कंफर्टेबल नहीं फील हो रहे, तो मल्टीनेशनल तो बाद की बात है। देखिए, जब भी कोई मुल्क रिसेशन में आ जाता है तो फिर बिजनेसेस स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। 0.29% जब आपका ग्रोथ रेट है, जो बाहर के इदारे हैं उनके दो इश्यूज बड़े क्लियर हैं। एक तो ये है कि उनको जो डॉलर बेस्ड रिपैट्रिएशन करनी होती है उसके अंदर बहुत दिक्कत आती है। जो उनका बाहर से रॉ मटेरियल वगैरह आना होता है, एलसियां नहीं खुलती हैं, तो वो ऑब्वियसली फिर डिफरेंट डेस्टिनेशंस देखते हैं। दूसरा, एक आपको ये जहन में रखना है, इस वक्त हमें हुकूमत के अंदर टेक्नोक्रेटिक लेवल के ऊपर एक टीम चाहिए जो दुनिया की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पे हमारे सियासतदानों को, डिसीजन मेकर्स को अपडेट करे। देखिए, यूरोप एक रिसेशनरी फेज में जा रहा है। जब आप वहां जाते हैं, कंपनीज कंसोलिडेशन करती हैं। हमें इन एडवांस वो सिग्नल्स पता होने चाहिए ताकि हम, अगर कोई निकलना चाह रहा है तो हम खित्ते में कि चीन से, यूरोप से कोई अच्छा बायर ले आए ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर रहे। बिल्कुल, बजाय इसके कि एक दिन अनाउंसमेंट आए कि जी हम पैकअप करके जा रहे हैं।
हमें ये बड़ा क्लियर देखना पड़ेगा 2-3 चीजें कि अगले 2-3 बरस में यूरोपियन मार्केट जो है वहां स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जो 70% रिवाइवल है इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्लोबल, वो एशिया से आना है। हमें इस वक्त अपनी तवज्जो एशिया पे बढ़ाने की जरूरत है, और जो कोई अच्छी डील्स हैं एसेट्स की, वो स्वैप किए जा सकते हैं एशिया के साथ। लेकिन ये काम करंटली ऐसी एक हुकूमत जो कि इलेक्शन मोड में जा चुकी है, वो उनके बस का नहीं है। इसको सियासत से इंसुलेट करके एक बहुत सीरियस एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे बाकी दुनिया ने किया है। लॉन्ग टर्म जिसमें कंपनियां आजकल लॉन्ग टर्म प्लानिंग छोड़ चुकी हैं, वो शॉर्ट टर्म हर एक क्वार्टर में अपडेट करते हैं अपने आप को कि अब मईशत की सूरत हाल कैसे चल रही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे खाकान साहब, मैं क्विकली इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। पाकिस्तान ने रूस से जो तेल खरीदा है वो चीनी करेंसी के अंदर खरीदा है। मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक तो ये है कि जिस बैंक के थ्रू ये सारी डीलिंग हुई उसके पास अवेलेबिलिटी डॉलर के बजाय इसकी ज़्यादा थी, वो कंफर्टेबल ज़्यादा थे। ये मुसद्दिक मलिक साहब के स्टेटमेंट से मैंने अखज़ किया है। तो क्या फ्यूचर इसका नज़र आता है कि पाकिस्तान डॉलर के ऊपर इन्हिसार करने के बजाय दीगर करेंसियों के अंदर भी ट्रेड करेगा? पाकिस्तान चाइना का एक स्वैप एग्रीमेंट है जो दिसंबर 2011 में हमने साइन किया था। उसके मुताबिक हम युआन को यूज़ कर सकते हैं। जो रशिया है वो फ्रेंडली कंट्री से पेमेंट के लिए तैयार था। पाकिस्तान के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हमने किया। हमको वो स्वैप एग्रीमेंट अब एनलार्ज करना चाहिए, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है दुनिया में और ये हम कर सकते हैं। बाटा की भी बात वैसे मैं आपको बता सकता हूं कि रशिया से हो रही है। लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट एज वेल। एक बात मैं कहता चलूं कि बिल्कुल फॉरेन इन्वेस्टर हमें जरूर ढूंढना है, पर हमें अगर इस मुल्क को ठीक करना है ना, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको अपनी एग्रीकल्चर यील्ड्स ठीक करें। $10 अरब की इंपोर्ट मारते हैं आप। एसएमईज को ठीक करें, मतलब 52 लाख एसएमईज हैं इस मुल्क में, 1.5 लाख कर्जा लेती हैं बैंक से। ये इतनी पुअर परफॉर्मेंस है हमारी वहां पे। और अगर इन्वेस्टमेंट का आसान तरीका ढूंढना है पाकिस्तान में, तो जाएं जाके एलएनजी प्लांट्स बेचें, जाएं जाके डिस्कोस बेचें, जाएं जाके जेनकोस बेचें, जाएं जाके पीआईए बेचें। 90 अरब रुपए का नुकसान किया है डिस्कोस तो कम से कम बेच ही दें। खाकान साहब, डिस्कोस ने तो जो है ना वो IMF को भी नाराज किया हुआ है और हमें भी महंगी बिजली खरीदने पड़ती है। मैं इख्तिताम की तरफ मैं कह रहा था हारून साहब से भी मैं जरा इस पर पॉइंट ले लूं। हारून साहब, ये स्वैप एग्रीमेंट चाइना की करेंसी में पाकिस्तान की ट्रेडिंग, इसका फ्यूचर है या बस ये एक ट्रांजेक्शन थी? नहीं जी, इसका फ्यूचर है, लेकिन मेरे हिसाब से लिटिल लॉन्गर टर्म है। क्योंकि अगर आप हमारा चीन के साथ ट्रेड का बैलेंस देखें तो वो बहुत चीन की तरफ टिल्टेड है। तो ये जब आप बार्टर की और स्वैप्स की बात करते हैं तो आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड को बेहतर करना पड़ता है। लेकिन डॉलर की बजाय अगर 2-3 करेंसीज पर इन्हिसार हो जाता है तो मार्केट के अंदर आपका रिस्क जो है वो कम जरूर हो जाता है। लेकिन मैं ये चीज क्लियर करता जाऊं, क्योंकि कुछ हमारे जो सियासतदान दोस्त हैं वो इस चीज को एज एन ऑल्टरनेटिव ना करें कि जी अगर हमने ये कर लिया तो हमें ना IMF चाहिए ना कुछ चाहिए। ये अभी ना इसमें इतने वॉल्यूम्स हैं, ना इसमें इतनी जान है। जैसे हमने सीपैक को ओवरसेल किया कि जी ये सारे मुश्किलात का हल सीपैक है। हमें इन चीजों को डेवलप करना है। खित्ते से ट्रेड करना हमेशा बेनिफिशियल है, और खास तौर पे आजकल के हालात में जब उसकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स आए तो प्रॉक्सिमिटी आपको हेल्प करती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको अभी रिप्लेस कर लेंगे। हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बिल्कुल जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है हारून साहब, हमारा मसला भी शायद यही है कि हम वक्त से पहले ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, खुशी के शादियाने होते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे दिन देखना भी नसीब करे। एक ब्रेक लेंगे, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम में मजीद आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, ज़ीशान मर्चेंट साहब मेरे साथ मौजूद है। कुछ टैक्स की बात भी कर लें कि अमली तौर पर किस हद तक मुमकिन है कि पाकिस्तान के टैक्स नेट को IMF के मुतालबे के मुताबिक बढ़ाया जाए। और हमने देखा कुछ देर पहले FPCCI ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो आखिर मामलात हैं क्या? ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ीशान साहब, IMF कहता है डू मोर टैक्स नेट में आपने मौका अच्छा था लोगों को पकड़ने का, डालने का, आपने उसको जो है वो पूरा नहीं किया। पाकिस्तान के ऊपर एतराज़ आया है, बजट के ऊपर, टैक्स के ऊपर एतराज़ आया है। तो ये फिगर जब आई थी तब तो हमने देखा था कि माहिरीन से लेके हमारे जैसे तालिब इल्मों तक सभी कहते कि ठीक हो गया काम। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये जो हदफ इस साल का है 9,200 अरब का, मैं तो डे वन से ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल है। और ये अगर अचीव करने की हम करीब करीब भी पहुंच जाएं
तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। अब इसकी बुनियादी वजह ये है कि इनका जो टैक्स टारगेट है वो 30% पिछले साल के मुकाबले में इन्होंने ज्यादा रखा है, और वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया है कि इसमें से 21% तो इन्फ्लेशन पूरा कर देगा, 3.5% ग्रोथ पूरी कर देगी, 5.5% हम अपनी मेहनत कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एम्बिशियस है बहुत ज्यादा, और ये इसलिए कलेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इस बजट में ऐसी कोई डायरेक्शन नजर नहीं आई कि जहां पे हमें ऐसा लग रहा हो कि नए टैक्स पेयर्स को जो है सिस्टम में बिल्ट इन करने की कोशिश की हो या उन्हें वेलकम करने की कोशिश की हो। इस बजट में रिटेल सेक्टर बतदरीज टैक्स नेट से बाहर है और उन पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया, ना उन्हें लाने की कोशिश की गई। इस सिस्टम, इस नेट में जो है हमारे जो टैक्स बेस है, इसमें एग्रीकल्चर चूंकि सूबाई टैक्स है तो उनको तो वैसे ही अलग रखा हुआ है। लेकिन इस बजट में जो है मुझे ऐसा नजर नहीं आया कि कोई ऐसा इकदाम किया गया, मां सिवाय आपने 1% विथहोल्डिंग का रेट बढ़ा दिया, क्रेडिट कार्ड पे जो फॉरेन ट्रांजैक्शन होगी उस पर 1 से 5% कर दिया, 4% बढ़ा दिया। आपने जो है छोटा सा इतना मुन्ना सा जो है वो नॉन फाइलर के ऊपर कहा कि आप अगर लाख रुपए बैंक से निकालेंगे तो हम आपसे 600 रुपए ले लेंगे। 50,000 निशान साहब, 50,000 वो 50,000 पे 300 रुपए और लाख रुपए में 600 रुपए ले लेंगे, तो लाख रुपए में 600 रुपए लेके कौन सा बड़ा तीर मार लेना है आपने। अच्छा, वैसे निशान साहब ये बताइएगा इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि ये मईशत को डॉक्यूमेंटेड बनाने की तरफ मेरा एक कदम है। आपको याद होगा कि जब वो मियां नवाज शरीफ के दौर में वजीर खजाना थे तब भी उन्होंने यही किया था, जिस पर बड़ा एहतजाज हुआ था। मुझे याद है वो मंजर नहीं भूलता कि फैसलाबाद के अंदर ताजिरों ने जो उनकी जो वो अलामती कबर भी बना दी थी। तो आपको ये इसहाक डार साहब की सोच है क्या, डॉक्यूमेंटेड ले जाने की तरफ है, इसके पीछे बात होती क्या है? मैं किसी सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देख रहा था जहां फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इतने फूलों के हार पहने हुए थे और उनकी वजह शक्ल भी नजर नहीं आ रही थी, और उनके इर्द गिर्द सारे ट्रेडर बरादरी खड़ी हुई थी और उन्होंने वो पहनाए थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी फोकस ही नहीं है कि उनको टैक्स सिस्टम में लाना है, इससे ना पहले कभी डॉक्यूमेंटेशन हुई थी ना अब डॉक्यूमेंटेशन होगी। इससे पहले ये हुआ था कि आपने इसको हटाया क्यों था? अगर उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन थी तो ये क्यों कामयाब नहीं हुई और आपने हटा दिया? इससे हुआ यह था कि बैंकिंग सेक्टर पे लोगों ने अपना पैसा डालना बंद कर दिया और ये कैश ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गई थी। और अब भी यही होगा कि आपका बैंकिंग सेक्टर को हिट पड़ेगा और कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये जो टैक्स लगाया है 0.6% का, ये नाकाम हो जाएगा जैसे ये पिछले अदवार में भी नाकाम हुआ था। और यकीनन मुझे तो नहीं पता कि वो कबर वबर बनेगी, ऐसी अलामती कबर, लेकिन ये है कि ट्रेडर खुश है कम से कम कि उस पर कोई नया टैक्स नहीं लगा। तो ये हम कह सकते हैं ज़ीशान साहब के टैक्स के हवाले से हम ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा छूट देते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा एतराज़ात उनके ऊपर उठाए जाते हैं कि जी वो स्मगलिंग के अंदर भी मुलविस हैं, वो टैक्स देना भी नहीं चाहते, और सबसे ज़्यादा हम कॉरपोरेट सेक्टर को घसीटते हैं, ख़ासतौर पे हमारे जैसे गरीब तनख्वाहदार तबके को, कि जिसके ऊपर ना हम एहतजाज करेंगे ना हम कुछ कहेंगे, जो टैक्स का जो है वो स्लैब आ जाएगा उसके ऊपर हमने क्या कहना है, हमारी कंपनी ने काट के दे देना है। आप तो ऑनेस्ट फोर्स टैक्स पेयर है ना, जैसे आपने खुद कहा आपकी कंपनी ने टैक्स काट के आपको देने, तो आप तो ना एहतजाज कर सकते हैं और अगर करे भी तो हु केयर्स, गवर्नमेंट कहेगी हु केयर्स, आपका तो टैक्स काट ही देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त यानी मैं ये समझता हूं कि जरूरत यह है कि हर बंदा जिसकी इनकम है, जो भी 4 लाख रुपए से ऊपर कमाता है, उसको टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज होगा ये कि आप और मैं और हम जैसे कुछ लोग जितने गन्ने की मशीन में जिस तरह से गन्ने को पीसा जाता है ना, उसी तरह से हमें पीसा जा रहा है। हम ही पे टैक्स लगेगा, हम ही पे सुपर टैक्स लगेगा, हम ही पे सीवीटी लगेगी, हम ही पे 7E वाला जो रेंट वाला टैक्स है जो हमने कभी रेंट पे दिया नहीं, वो रेंट का टैक्स लगेगा, और हम ही से वो सारे डिफॉल्ट सरचार्जेस और पेनल्टीज वसूल की जाएंगी। हम ही से अजम्पशन की बेस पर टैक्स लिया जाएगा। 7E भी तो अजम्पशन ही है ना एक तरह की, ज़ीशान साहब। बिल्कुल असम्पशन है। और मैं ये जो कहता हूँ ना, ये जो ट्रेडर बिरादरी जो ना, ये सारे चौधरी लोग हैं, क्योंकि चौधरी साहब नाराज ना हो तो इसलिए उनपे एक छोटा सा मुन्ना सा टैक्स लगा दिया है कि जैसा तुसी लाख रुपए थे 600 रुपए दो एंड दैट्स दैट, हमें तुम्हें सिस्टम में लेना ही नहीं है। मेरे ख्याल से जब ये सोच होगी हमारी, तो हम कभी भी ये जितने भी दावे कर लें कि हम 9,200 या 12,000 या 15,000 भी कर लें, तो वो देना उन्हीं 35-36 लाख लोगों ने जो आपके सिस्टम में, आपको अगर टैक्स ज्यादा चाहिए
आप सेल्स टैक्स का रेट 18 से 50% कर दीजिए, लो जी टैक्स कलेक्ट हो जाएगा बगैर किसी मेहनत के। तो ये तरीका नहीं होता, ये ऐसे मुल्क नहीं चलते। मुल्क को चलाने के लिए आपको प्रॉपरली इक्विटी के तौर पे टैक्स लगाना चाहिए, जिसके ऊपर टैक्स बनता है उसके ऊपर लगना चाहिए, जिसके ऊपर टैक्स नहीं बनता उससे नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ीशान साहब एक चीज और फरमाइएगा, ये जो डॉलर एमनेस्टी है जिसके ऊपर IMF ने एतराज कर दिया है, जिसकी लिमिट हमने मुकर्रर की थी, ये एमनेस्टी है या ये छूट है कारोबार के लिए ताकि लोग पाकिस्तान में डॉलर लेके आएं? एक माहिर टैक्स अमूर की हैसियत से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए एमनेस्टी तो ना थी ना ये है। होता क्या होता है कि टैक्स लॉ में एक सेक्शन है 111, उसका सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर पाकिस्तान में कोई फॉरेन रेमिटेंस आती है प्रॉपर बैंकिंग चैनल से और वो पाकिस्तानी रुपए में इनकैश होती है तो उसकी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये 2018 से पहले आप अनलिमिटेड अमाउंट ला सकते थे। 2018 में जो है ये 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए इसकी लिमिट सेट की गई, जो उस वक्त के तकरीबन $1 लाख के करीब था। और उसके बाद बतदरीज ये कम होकर 50 लाख रुपए थी। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अब इसको दोबारा से $1 लाख पे ले गए इस बजट में, तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये इसका रैशनल ये दिया कि जब वो 2018 में जब गई थी इनकी हुकूमत, तो उस वक्त 1 करोड़ रुपए था और वो 1 करोड़ रुपए जो है वो $1 लाख बनता था। तो अब हमने जो है उसी को रिप्लेस करके $1 लाख कर दिया। अब इससे होगा ये कि आपके मुल्क में जो भी $1 लाख तक लोग पैसे भेजेंगे कोई भी, और वो चाहे ब्लैक मनी हो, तो उसकी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछ सकता इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। लेकिन एट द सेम टाइम आपके मुल्क में अब जो है वो FATF के भी इश्यूज हैं। आपके मुल्क में अब जो है वो हर पैसा जो पाकिस्तान में आता है उसको देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगा, लेकिन एज पर अंडरस्टैंडिंग जो हम एक आम आदमी को बताना चाहते हैं कि ये एमनेस्टी नहीं है, ये एक लॉ में आपको एक आसानी दी गई है कि अगर आप फॉरेन रेमिटेंस बाहर से भेजता है कोई भी, तो $1 लाख तक कोई सोर्स नहीं। पुरकशिश ऑफर दी गई है। ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ी तफसील के साथ हमने तमाम चीज़ों को समझा। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।